अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। लगता ये है कि दाराजाती तसादुम जो है वो अपने मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ रहा है। एक दिन इंतखाबात कराने का केस जो है वो कल समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल के हवाले से तफसीली फ़ैसला जो है वो भी जारी कर दिया है और उन्होंने ये बात कही है कि उन्होंने सियासी जमातों को यह हिदायत नहीं की थी कि वो मुज़ाकरात करें। ये उनका अपना सिलसिला था जो उन्होंने शुरू किया। 14 मई को पंजाब में इंतखाब कराने की जो तारीख़ है वो बरकरार है, वो फ़ैसला जो है वो बरकरार है। दूसरी जानिब पार्लियामेंट जो है वो ये कह रही है कि अब किसी वज़ीर आज़म को बली नहीं चढ़ने दिया जाएगा। पार्लियामेंट जो है वो अपने इख्तियारात जो हैं उसमें ट्रेस पासिंग नहीं होने देगी, वो मुज़ाहमत करेगी, वो खड़ी होगी और पार्लियामेंट जो है वो खालिक है और तख्लीक उससे सवाल नहीं कर सकती है। इसी तरीके से आज कौमी असम्बली के इजलास में नुक्ता एतराज़ पर सरदार एयाज सादिक ने जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के हवाले से कहा कि एक जज के हवाले से जो कि मुज़ाहिर अकबर नकवी हैं, करप्शन का बहुत ज़्यादा मवाद सामने आ चुका है। इस हवाले से कौमी असम्बली को अपना किरदार अदा करना चाहिए और ये मामला जो है ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सुपुर्द किया जाना चाहिए। इस पर डिप्टी स्पीकर ने ये मामला जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सुपुर्द कर दिया है कि आप तहकीकात करें और 15 दिन के अंदर जो है वो रिपोर्ट कौमी असम्बली को दें। मामला जो हैं वो इस हद तक जा चुके हैं कि ज़ाहिर है कौमी असम्बली के स्पीकर ने ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट को और उसके जवाब में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली से जो प्रोसीडिंग्स हैं उनका रिकॉर्ड मांग लिया है। अब ये रिकॉर्ड दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, ये भी एक अहम सवाल है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल रहे, और हमारे साथ मौजूद हैं इश्तियाक अहमद ख़ान साहब, सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के। इरफान कादिर साहब, मैं आपसे ये सवाल पहला इसलिए करना चाह रहा हूँ कि आपकी बड़ी क्लैरिटी है इस सारी सूरत हाल के हवाले से। कल इलेक्शन जो है वो एक दिन कराने का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन जो है उसने 14 मई को इंतखाब कराने के हवाले से नज़रसानी की अपील भी दायर कर रखी है। तो अब ये जो मामला है, आपको क्या लग रहा है कि अदालत जब ये कह रही है कि 14 मई का फैसला बरकरार है तो नतीजा क्या होगा? अदालत अगर इस पे इंसिस्ट करती है कि 14 को इंतखाबात हों तो इलेक्शन कमीशन को वो ये नहीं कह सकती, क्योंकि आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से पूछ के या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत ये डेट देगा। ना तो ये बात आइन में लिखी है, ना ये इलेक्शन एक्ट में लिखी है। तो एक जो स्ट्रॉन्ग चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्शन कमीशन जो कि स्ट्रिक्टली अडेयर करे कानून से, वो मना कर सकती है कि इन 3 जजेस को कि यार एक तो आपका माइनॉरिटी व्यू है, क्योंकि 4 जजेस कह रहे हैं कि इससे पहले जो इन्हीं प्रोसीडिंग्स का जो तसलसल था जिसमें कि ये मौजूदा ऑर्डर भी हुआ है, तो उन प्रोसीडिंग्स में 4 जजेस ने कहा था कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट 4-3 से है और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है इलेक्शन की डेट देने की, क्योंकि आइन और कानून में ये नई चीज लिखी हुई, तो वो उनको मना कर सकती है और कह सकती है कि अगर आप बाज नहीं आएंगे तो हम आपको फिर कंटेम्प्ट का नोटिस भी दे सकते हैं। लेकिन इरफान कादिर साहब ये फरमाइएगा कि आपको जो पिछली समाअत हुई थी उसमें चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स याद हैं? उन्होंने कहा था कि जजेस जो भी फैसला करेंगे उसको तस्लीम करना ज़रूरी है और ये अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरकर्दगी में ये बेंच जो है ये अगर 14 मई का फैसला बरकरार रखता है तो फिर अगर अमल आप नहीं करते तो मामला तौहीन अदालत की तरफ नहीं जाएगा? क्या आप उसको नहीं तस्लीम करेंगे? तौहीन अदालत तो चीफ जस्टिस साहब उन 4 जजेस की कर रहे हैं जिन्होंने कहा था कि
इस मामले का तो फैसला 4-3 से हो गया है। तौहीन अदालत तो चीफ जस्टिस कर रहे हैं अपने ही 4 जजेस की, और ये चूंकि माइनॉरिटी हैं, ये कैसे कह सकते हैं कि इनकी तौहीन अदालत हो रही है। और फिर मैं वजाहत करता चलूँ कि ये जो ऑर्डर किया है इन्होंने, ये तो वैसे भी विदाउट ज्यूरिसडिक्शन है, वर्ड अब इनिशियल ऑर्डर है। इसकी ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे करा सकते हैं, इनको भी पता है कि नहीं करा सकते। इसीलिए तो उन्होंने कहा था कि एक शहरी की पिटीशन एंटरटेन करके कि ठीक है आप आपस में तस्फिया करें, और अब कह दिया है कि हमने कहाँ कहा है कि तस्फिया करें। अच्छा, अब इसमें निसार खोड़ो साहब ये फरमाइएगा कि अगर तस्लीम नहीं करते हैं, क्या पार्लियामेंट ये कहेगी कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आता है, करारदादें तो आप पेश कर रहे हैं, आप बात भी कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि हम इस फैसले को तस्लीम नहीं करते हैं? साहब, मैं तो फिर से दोहराना चाहूँगा, फसाद की जड़ को पकड़ो। इमरान खान से पूछो कि पाकिस्तान में ये भौचाल क्यों पैदा करके पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहा है, उसके सियासी निज़ाम को। वैसे भी अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आप देखें तो जब उन्होंने कहा कि जी आप प्रेसिडेंट साहब से पूछ कर इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, तो समझो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो एक सजेस्टिव ऑर्डर हो गया कि जी 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, लेकिन अख्तियार दिया प्रेसिडेंट को कि वो डेट अनाउंस करे, और उसने 90 दिन से ऊपर जाके 30 अप्रैल का अनाउंस कर दिया। मतलब 90 दिन तो गुजर गए, 14 दिन ऊपर हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर 14 मई कर दिया, और फिर ये डिसॉल्व्ड असेंबली केपी भी है, और केपी के बारे में एक लफ्ज भी नहीं आया अभी तक। आइन वहां भी है, मुल्क एक ही है। ये सारा मैं समझता हूँ इनकम्प्लीट फैसला था जो सामने आया है हमारे। इस इनकम्प्लीट फैसले को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मेरे से ज़्यादा लायक इरफान कादिर साहब बैठे हैं आपकी मदद के लिए, कौम की मदद के लिए। मैं समझता हूँ वे आउट निकालना पड़ेगा। ये तो चलो पुरानी बात हो गई कि इमरान ने बिला जवाब असेंबली तोड़ दी और अवाम की तौहीन कर दी। अवाम की तौहीन करके और आगे कर रहे हैं कि जी मैं जी आइन का रखवाला हूँ, आइन का रखवाला हूँ। आइन अवाम के लिए बनता है, अवाम ने वोट दिए थे, अवाम की बेइज्जती कर देते हो और फिर आगे बढ़ाते हो काम को। मैं सोच रहा हूँ कि अगर वन डे पोल पर पिटीशन भी है तो फिर अपने पुराने फैसले को थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए, मुल्क की बागडोर को संभालना चाहिए, मुल्क के लिहाज से वो फैसला करना चाहिए जो मुल्क के फायदे में हो। एक दिन का इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट कर सकता है। 2 दफा की इलेक्शन पर कदगन लग जाएगा, दाग लग जाएगा, हमेशा लग जाएगा। और सियासी निजाम। ठीक है, मैं आता हूँ निसार खोड़ो साहब। जी निसार खोड़ो साहब, मैं आता हूँ। अब इसमें इश्तियाक अहमद खान साहब ये फरमाइएगा कि जो हुकूमती इत्तेहाद है वो ये समझता है कि सो मोटा इख्तियार और बेंच की तश्कील से पाकिस्तान की जो सियासत है उसके ऊपर असरअंदाज हुआ जा रहा है। आप समझते हैं कि ये ऐसा है या इसके बरक्स है? पहली बात तो नदीम भाई मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि इस फैसले को सियासी फैसला कहना ये एक गलत बात है। ये एक आईनी फैसला है, सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के मुताबिक फैसला है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब ज्यूरिसडिक्शन ली थी तो उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट वाज रिप्रेजेंटेड थ्रू अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। बाकी पार्टियां आई लेकिन उन्होंने खुद से आके बाइकाट कर लिया और बाइकाट करके वापस चले गए। उस फैसले को जब इन्होंने तस्लीम कर लिया, जब आज तक उस फैसले को ना अपील फाइल की है ना उसका रिव्यू फाइल किया है, जो अंडर द लॉ इनके पास इख्तियार मौजूद था कि उसको रिव्यू में चैलेंज कर लेते, इन्होंने उसको चैलेंज नहीं किया। 14 मई के इलेक्शंस के हवाले से जो फैसला है वो फाइनलिटी अटेन कर गया। अब उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन की पिटीशन आई तो उसके अंदर इन्होंने आके कहा कि ये 4-3 का फैसला है, ये 3-2 का फैसला है, या उसके बारे में तौजीहात पेश की। मैं इसके बारे में पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि अदालती तारीख में
इख्तलाफी नोट सिर्फ वो बेंच दे सकता है जिस बेंच ने केस की हेयरिंग की होती है। 5 मेंबर बेंच जब फैसला कर रहा था तो किसी शख्स ने उसके ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं किया था कि ये 7 मेंबर बेंच होना चाहिए या 9 मेंबर बेंच होना चाहिए, क्योंकि इनिशियली 9 मेंबर बेंच था, उसमें से 4 जजेस रिक्यूज कर गए ड्यू टू देयर ओन रीजंस, और किसी ने किसी को उसमें निकाला नहीं था। मैं ये भी वाज़ेह करता चला जाऊं कि चीफ जस्टिस साहब ने किसी को किसी में उस बेंच में से नहीं निकाला था। वो जजेस खुद भी कह चुके हैं कि जी हम इससे अलहदा हो गए। अब उसके बाद जो इख्तलाफी नोट आया, मैं समझता हूं कि वो जजमेंट का हिस्सा नहीं है, और बिल्कुल 5 मेंबर बेंच का जो फैसला है 3-2 का, वो अपनी जगह पे इंटैक्ट है। अब इसके बारे में कोई शख्स, कोई इदारा या कोई भी एसोसिएशन ये कह के उससे रूगर्दानी नहीं कर सकती कि जी हम इस फैसले को नहीं मानते। इस तरह से तो जिस मुल्ज़म को सजा होती है अदालत में, वो कहता है कि जी ये बेंच जो है वो मेरी मर्जी का नहीं था, इसलिए मैं इस फैसले को नहीं मानता, या इस बेंच के अंदर फलां जजेस बैठने चाहिए थे, मैं इसको नहीं मानता। फिर तो नहीं ये मानता, ठीक एक है, अदालती निज़ाम की तबाही निकल जाएगी। और हो जो जाएगी। नाज़रीन, हम मैं आता हूँ इश्तियाक साहब। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इरफान कादिर साहब, अब ये फरमाइएगा कि ये जो रिकॉर्ड तलब किया है सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की कार्रवाई का, अगर ये पार्लियामेंट ये रिकॉर्ड नहीं देती है तो इसके असरात क्या होंगे? आपको लगता है कि इसके नतीजे में एक और वज़ीर आज़म जो है वो जो कह रहे हैं हम बलि नहीं चढ़ने देंगे, बलि चढ़ जाएगा, और अगर देते हैं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? देखें, जो गिलानी साहब का केस था ना, इनको किसी को पता, बल्कि कुछ वकला ने वो गिलानी साहब के केस को मिसाल बनाते हुए समझा है कि इस दफा भी वजीर आजम जो है वो बली चढ़ जाएंगे। तो वो गिलानी साहब भी बली नहीं चढ़े थे, वो फैसला गलत था और गिलानी साहब ने इस्तीफा दिया था, और इस्तीफा दे के वो गए थे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत, वो नहीं खत्म हुए थे। और इस्तीफा इसलिए दिया था कि उस वक्त एक इंस्टीट्यूशनल क्लैश था, और उसको अवर्ट करने के लिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को मजलूम ना जाहिर कर सके, तो इस वास्ते गिलानी साहब चले गए थे। लेकिन गिलानी साहब जो बात करके गए थे और उन्होंने जो कोर्ट का फैसला भी नहीं माना था, वो बात बाद में सही साबित हो गई थी। जब राजा परवेज अशरफ साहब को कोर्ट ने बुलाया था, तो कोर्ट ने, मैं अटर्नी जनरल था, कोर्ट को मुझे बताना पड़ा था जब मैंने ये आर्गूमेंट्स किए कि प्रेसिडेंट के खिलाफ आप किसी तरह की प्रोसीडिंग्स जो है फौजदारी पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान के अंदर नहीं कर सके। तो उस वक्त के जो जज साहिबान थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हम लिख के देने को तैयार हैं कि प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती फौजदारी पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान के अंदर। तो उस पर मैंने कहा कि क्या ये एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी हम करने जा रहे हैं? फिर ये चिट्ठी लिखकर बहरकैफ जजेस ने इंसिस्ट किया कि नहीं, आप लिख दें, हम भी लिख के दे देते हैं कि उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती प्रेसिडेंट जरदारी साहब के खिलाफ। लिहाजा उन्होंने जब हमें ये बात कही तो हमने फेस सेविंग की उनकी, बहुत बड़ा दिल दिखाया प्रेसिडेंट जरदारी ने। ये किसी को पता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो कि बुरी तरह से धड़म से गिर सकता था, उसको उस वक्त हाथ दे के प्रेसिडेंट जरदारी ने बचा लिया। लेकिन कभी उन्होंने इस चीज पे कभी पॉइंट स्कोरिंग नहीं की और कोर्ट की इज्जत बचा ली। ये हकीकत थी उस फैसले की। अब आ जाए इस फैसले पे। अभी मैं सुन रहा था इश्तियाक साहब को, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ी उनके कदर से देखता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उनसे ये पूछता हूँ कि 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के अपने इस फैसले को तो मान नहीं रहे, तो उसको बाकी लोग कैसे मानेंगे? और दूसरी बात अभी निसार खोड़ो साहब ने की, उन्होंने मेरी तारीफ की, जिसका कि मैं बड़ा मशहूर हूँ। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि निसार खोड़ू साहब जो है बड़े सीजन पार्लियामेंटेरियन है पाकिस्तान के,
और ना सिर्फ कि वो तजर्बे में मुझसे आगे हैं, बल्कि आईनी मामलात में जो उनकी इल्मियत है वो भी मुझसे ज़्यादा है। तो और वो चूँकि कानून बनाते हैं, कानून साजी के अंदर इन्वॉल्व है, वकील तो कानून साजी में इन्वॉल्व नहीं होते, लिहाजा मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंटेरियंस जो है उनको जजों से और वकीलों से ज़्यादा कानून आता है। ये उनकी मैं समझता हूँ कि बड़ाई है कि वो कसर नफसी से काम लेते हैं, या वो बड़ी बड़ी वो बढ़के नहीं मारते जिस तरह के चंद वकला या चंद जजेस मारते हैं। अच्छा, इसमें निसार खोड़ो साहब ये फरमाइएगा, चूँकि सेनेटर हैं आप, क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो रिकॉर्ड तलब किया है पार्लियामेंट ये रिकॉर्ड देगी, उसे देना चाहिए, और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? मैं थोड़ा बहुत जो मेरा इल्म है उसे मुझे ये पता है कि असेंबली के अंदर बोली हुई ज़बान कार्रवाई पर कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। यहाँ कभी कभी गाली गलौच भी हो जाता है लेकिन केस नहीं बनता, तनकीद होती है केस नहीं बनता, पर्सनलाइज नहीं होता, पार्लियामेंट के फोरम पे सबको सब कुछ बोलने की हो जाती है इजाज़त, सवाए इस कंडीशन के कि अल्फाज पार्लियामेंट्री निज़ाम पार्लियामेंट्री हों, गैर पार्लियामानी निज़ाम अल्फाज न हों। ये असेंबली की प्रोसीडिंग्स अमानत होती हैं असेंबली की। प्रोसीडिंग्स के रिकॉर्ड मंगाने का सबब क्या है? सबब है रेजोल्यूशन, वनडे पोल का हो या प्राइम मिनिस्टर को एतमाद का वोट देने का हो। तो मैं समझता हूँ जुडिशरी से पूछना चाहिए कि आपको ये रिकॉर्ड चाहिए क्यों। और फिर मैं समझता हूँ स्पीकर साहब ने बोल दिया है कि जी हम रिकॉर्ड नहीं देंगे, ये हमारी होती है, ये हमारे इसको हमने तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। असेंबली का तहफ़्फ़ुज़ का मतलब क्या है? स्पीकर का मतलब क्या है कि जी तहफ़्फ़ुज़ करे असेंबली का? उनकी प्रोसीडिंग्स का भी तहफ़्फ़ुज़ करे, उनके मेम्बरान का भी तहफ़्फ़ुज़ करे, अपोजिशन में बैठे हुए लोगों का भी तहफ़्फ़ुज़ करे, और जो कार्रवाई हो बाकायदा रिकॉर्डेड हो, और रिकॉर्डेड होके हर एक को रिकॉर्डिंग की मिल भी जाती है कि किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। बाकी इसके अलावा प्रोसीडिंग होती क्या है? मैं जो तकरीर करता हूँ वो उसी दिन रिटन फॉर्म में आ जाती है और कहीं ना कहीं उसको मतलब पढ़ा जा सकता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रिकॉर्ड मांगने की जरूरत है क्यों। ये रिकॉर्ड हर वक्त क्यों नहीं मांगा गया? ऐसी तरह से मैं निसार खोड़े साहब आता हूं, पहले भी हुआ है जी। मैं निसार खोड़े साहब आता हूं। अब इसमें इश्तियाक अहमद खान साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरीके से पार्लियामेंट की कार्रवाई जो है उसके ऊपर कोई कदगन नहीं है, इसी तरह जजेस के मामलात भी डिस्कस नहीं हो सकते हैं, लेकिन आज जो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी हैं उनका मामला जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी के सुपुर्द किया गया है कि वो तहकीकात करे और 15 दिन के अंदर जो है वो रिपोर्ट दे। अब इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमेशा से एक चीज़ को मलहूज़े खातर नहीं रखा जाता। वो ये है कि हर इदारा अपनी डोमेन में अगर काम करता है तो फिर तो बात समझ आती है कि हर शख्स को वो इख्तियार हासिल है। अब जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर जजेस के बारे में गुफ्तगू की गई, जिस जजमेंट के ऊपर बात हो सकती है, जजेस के ऊपर बात करना जो है और जजेस को इस तरह से मलाइन जो किया जा रहा है और जजेस के इख्तलाफात को जिस तरह से हवा दी जा रही है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। पहली बात तो ये है कि ये दोनों चीज़ें, ये हर शख्स जो है वो अपने आइन और कानून के मुताबिक काम करे। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो रिकॉर्ड मांगा है, वो रिकॉर्ड किसके लिए मांगा है? एक पिटीशन सामने मौजूद है, उसका राइट कंक्लूजन ड्रा करने के लिए, जैसे हम कहते होते हैं ना कि इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये कानून बनाने का मकसद क्या था। बिल्कुल इसी तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने जो रिकॉर्ड तलब किया हुआ है वो सिर्फ जस्ट टू कम टू द राइट कंक्लूजन फॉर राइट डिसीजन
जो कि उनके सामने मौजूद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने पार्लियामेंट के डिफरेंट पार्लियामेंटेरियंस आए, जिनको मुख्तलिफ औकात में ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस फैसले को नजरसानी के लिए जो उनकी रिक्वेस्ट थी उसको कंसीडर करते हुए उन्होंने ये ऑर्डर किया कि ठीक है, आप इसको देख लें, अगर आपका कंसेंसस होता है तो उसके मुताबिक आप हमें इंटीमेट कर दें। अब इस चीज को देखने के लिए कि इनकी जो डेलिब्रेशंस हुई हैं या पार्लियामेंट के अंदर जो चीजें की गई हैं उसमें कहां तक सदाकत है, जो चीजें टीवी पे एयर हुई या जो चीजें मौजूद थी, वो देखना सुप्रीम कोर्ट के लिए जरूरी है। और अगर वो रिकॉर्ड तलब किया है तो मेरी समझ के मुताबिक ये पेश करना जरूरी होगा, रिकॉर्ड होगा। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वेलकम बैक। अब इरफान कादिर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो मुज़ाहिर अकबर नकवी का मामला है, जिस तरीके से ये आप पब्लिक अकाउंट कमेटी के सुपुर्द किया गया है कि वो तहकीकात करें, 15 दिन में रिपोर्ट दें, जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर होने वाली गुफ्तगू जो है वो किसी उस कार्रवाई के ज़ेर साया नहीं आती, इसी तरीके से किसी जज का कंडक्ट जो है वो भी आईनी एतबार से पार्लियामेंट के अंदर ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता। तो आप समझते हैं कि ये एक आईनी तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है? देखें, जज का किरदार जो है ना, उससे दो चीज़ें यहाँ होती हैं। एक होती है कि उन्होंने ऐसा मिसकॉन्डक्ट किया है कि जिसको डिपार्टमेंटली डील करना है, यानी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए डील करना है। दूसरा है कि जज ने क्राइम किया, ऐसे फैक्ट्स हैं जिससे लगता है कि उसने क्राइम किया। अगर तो फैक्ट्स जो है वो उस तरफ लेके जा रहे हैं कि ये तो कोई क्राइम किया है, कोई 420 हो गई है, कोई फ्रॉड हो गया है, कोई रिश्वत सतानी हुई है, कोई बदनवानी हुई है, तो वो फिर फौजदारी ऑफेंस भी साथ साथ मानता है। और जजेस जो है पाकिस्तान पीनल कोड में इनको पब्लिक सर्वेंट कहा गया है। पाकिस्तान पीनल कोड में ये जजेस आर पब्लिक सर्वेंट। तो लिहाजा उन हालात में अगर कोई स्टेट लॉस हुआ है तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चूंकि पब्लिक अकाउंट से डील करती है और उसके सामने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान अपनी रिपोर्ट्स पेश करते हैं ऑडिटिंग की सारी, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी ऑडिटर जनरल खुद भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मनसब है। और वेस्टमिंस्टर मॉडल में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि वो पार्लियामान की कमेटी है जिसको कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस अपनी रिपोर्ट्स प्रेजेंट कर रहा है। तो सारे पाकिस्तान के उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स देखने हैं, तो उसमें तमाम लोग आते हैं। तो लिहाजा ये चीज़ अगर उसमें वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं तो कोई क्राइम कमिट किया किसी जज ने, तो वो डेफिनेटली रेलेवेंट फोरम को फिर एडवाइस कर सकते हैं कि भाई आप इसमें अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोसीड करें। ठीक है। अब निसार खोड़ो साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त मामलात जो हैं वो इस नौइयत के हैं कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है, जाहिर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो भी डिटर्मिंड है, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट जो है उसका रवैया जो है वो भी काफ़ी सख्त दिखाई दे रहा है। और कल अब इम्तिहान का एक नया मरहला आ गया है। आपको इस टकराव में से क्या निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? सर, मैं समझता हूँ कि अगर जज साहबान कोई फैसला देते हैं उस पर कमेंट करने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। मैं उससे इख्तलाफ भी रख सकता हूँ, उसकी हिमायत भी कर सकता हूँ। जब अखबार में कोई खबर चलती है तो ये पॉइंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट हो जाता है, और पॉइंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट असेंबली में नहीं बोला जाएगा तो कहाँ बोला जाएगा। और जब एक रिमार्क्स आए जज के लिए तो क्यों उसको पूछा नहीं जा सकता। रिमार्क्स आए किसी अफवाज पाकिस्तान के किसी बंदे के लिए तो उसके लिए क्यों नहीं बोला जा सकता। डेमोक्रेसी किस चीज़ की है? डेमोक्रेसी किस चीज़ की है? ये गलत बात है कि जी
जजेस को आप उस पर कमेंट नहीं कर सकते या किसी और को कमेंट नहीं कर सकते। कहीं तो हमारा होता था कि जी डिफेंस बजट को भी हम अंडर डिस्कशन ले आए, लेकिन नहीं लाए अभी तक। पाकिस्तान की सियासत, जमहूरियत इतनी मजबूत नहीं हुई। इस तरह से चाहे सेनेट हो, चाहे कौमी असेंबली हो, चाहे ये हो, बोला जा सकता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे होती है, पब्लिक की जो स्पेंडिंग होती है उस पे होती है। एक जज साहब अगर तनख्वाहदार हैं तो जाहिर है पब्लिक सर्वेंट हुआ, मगर तनख्वाहदार जज साहब किसी मेल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो जाता है, जिसके सबूत आ जाते हैं, तो उसको कैसे इग्नोर किया जा सकता है? उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कैसे नहीं बुलाया जा सकता? सब आंसरेबल तो है ना, पाकिस्तान के अवाम के सामने सब आंसरेबल है। सुप्रीम जुडिशरी भी अवाम के सामने आंसरेबल होती है। ये थोड़ी है कि जी बस उसको, ये सुप्रा बॉडी थोड़ी है कि जी पार्लियामेंट कुछ नहीं है और सब कुछ वो है। ये ऐसा नहीं है। हमें खामखा इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि जिसमें हम बैठे बहस कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इश्तियाक अहमद खान साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 14 मई का फैसला जो है बरकरार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नज़रसानी की अपील भी दायर कर दी है और वो कह रहे हैं कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन की डेट देना, ये सदर पाकिस्तान का काम नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, नतीजा क्या निकलेगा? पहले तो मैं नदीम भाई पहले इस पे अर्ज कर दूं कि जो कहा गया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मज़ार अली अकबर नकवी साहब को जो तलब किया है, ये आइन के आर्टिकल 209 की क्लियर कट वायलेशन है। यही पार्लियामेंट पहले इस पे स्पीचेस कर चुकी हैं कि उनके खिलाफ रेफरेंस आर्टिकल 209 का मौजूद है, उसको डिसाइड होना चाहिए और वो एसजेसी के पास इख्तियार है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास। जैसे कि अभी मेरे बड़े भाई इरफान कादर साहब ने फरमाया कि बिल्कुल ये इख्तियार जो है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हैज़ नथिंग टू डू विद इट कि वो जजेस को बुला के उनको प्रेशराइज करे या उनके बारे में इस तरह के रिमार्क्स दे या पार्लियामेंट के अंदर उनके खिलाफ ये रिमार्क्स दिए गए। ये बात अगर कोई ऐसी चीज रिकॉर्ड पे आती है तो इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में देखा जाएगा और वही इदारा है जो जजेस की अकाउंटेबिलिटी के लिए बनाया गया। वो आइन ने बनाया है, आइन की तरमीम कर ले, पार्लियामेंट के पास इख्तियार ले जाए, जैसे कि इंडिया के अंदर है। वो हम लोग इकट्ठे केस में थे इरफान कादर साहब के साथ भी, तो वहां पे भी यही बात हुई थी कि अगर पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार देना है तो फिर उसके लिए आइन की तरमीम आर्टिकल 209 को अमेंड कर ले, तो उसमें कोई इशू नहीं है, कोई अमर माने नहीं है, पार्लियामेंट के सामने भी बुला लिया जाए और जजेस की जो टर्मिनेशन है या उसके खिलाफ जो तहकीकात हैं वो पार्लियामेंट में भी जा सकती हैं। लेकिन आइन की तरमीम के बगैर ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास इख्तियार है। ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मलाइन करने का एक तरीका कार इख्तियार किया गया। आप जरा उस तरफ आ जाएं कि कल क्या सवाल था अब क्या कि सदर मुमलिकत को कहा गया है, तो आपको याद होगा कि उस हेयरिंग के दौरान ये बड़ा कैटेगोरिकली बताया गया था कि केपीके के गवर्नर साहब जो हैं वो उसके बारे में फैसला करेंगे और सदर साहब ने ऑलरेडी जो तारीख दी थी इन कॉन्सोनेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सदर साहब को कहा इलेक्शन कमीशन जो है इन कंसल्टेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये तारीख दें। वो तारीख दी गई, वो तारीख फाइनल हो गई, जजमेंट पास हो गई। उसके बाद जो है वो आज उस चीज को रीओपन नहीं किया जा सकता, कोई रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं की गई। अगर इलेक्शन कमीशन ने उस 14 मई के फैसले के खिलाफ जो है 14 मई वाली जो इलेक्शंस का फैसला हुआ था, अगर उसको कोई रिव्यू की पिटीशन फाइल की है तो उसको इन अकॉर्डेंस विद लॉ फैसला होना चाहिए। और जब लिमिटेशन से हटके आप कोई पिटीशन फाइल करते हैं तो अदर पार्टी का राइट एक्रू हो जाता है और फिर आप वो टाइम बार्ड जो है वो पिटीशंस मेंटेनेबल नहीं होते। अब मेरे पास बड़ा थोड़ा टाइम है, इसमें इरफान कादिर साहब ये फरमाइएगा कि 14 मई तो अब क्या जन्नात भी इलेक्शन नहीं करा सकते, तो बनेगा क्या? 14 मई को कोई इलेक्शन नहीं होने। मैं 1 महीना पहले कह चुका था। मैं भी थोड़ा सा कानून समझता हूँ, बंदियाल साहब का ख्याल है उनको ज़्यादा समझ है, लेकिन मैंने भी इसी फील्ड में सारी ज़िंदगी काम किया है। वो मुझे मिर्ज़ा गालिब का शेर याद आ रहा है, हमने भी खाक छानी है सहराए नज्द की, ये और बात है कि मजनू का नाम हो गया। तो थोड़ा सा कानून मैं भी जानता हूँ।
और मैंने 1 महीना पहले कह दिया था, आज फिर आपके प्रोग्राम की वसातत से कह रहा हूँ कि हरगिज़ इलेक्शन जो है 14 को नहीं होंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती है उसको इम्प्लीमेंट कराना तो इम्प्लीमेंट करा के, ये सुप्रीम कोर्ट तो है ही नहीं, ये तो एक माइनॉरिटी व्यू है, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट भी होता तो इस तरह का ऑर्डर अगर किया होता तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। नहीं थी। अब इसमें निसार खोड़ो साहब ये फरमाइएगा कि क्या आप देख रहे हैं कि सूरत हाल जो है वो इस भूचाल के नतीजे में कोई खतरात तो लाहक नहीं हो जाएंगे? सर जी, मैं फिर भी कहता हूँ, जज साहबान की इज्जत करने के लिए कहता हूँ, अपने 3-2 के जजमेंट को रिव्यू करें, फुल कोर्ट बनाएं और उस पर थोड़ा सा टाइम लगाएं और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचें, सियासत के बारे में सोचें। मैं जो बातें चल रही हैं तो हो सकता है, मुझे भी लगता है कि शायद 14 तारीख को इलेक्शन हो, लेकिन जो कोर्ट की जो क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में आ गई है उसको भी बहाल करने की ज़रूरत है। हमारे इदारे हैं, इज़्ज़त के और एहतराम के लायक इदारे हैं, अगर इनके बारे में भी क्रेडिबिलिटी पर सवाल आ जाएगा तो फिर कौन बचाता है पाकिस्तान को? बाबाईगा निसार खोड़ो साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया सेनेटर निसार खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, और बहुत शुक्रिया इश्तियाक अहमद खान साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।